हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के भूगोल का 8वां वीडियो लेक्चर है। ठीक, आज हम जो है गोदावरी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने महानदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो मैं जो है क्रम से कराया हुआ हूँ आपको। ठीक, आगे जो है सभी वीडियो लेक्चर हो, है ना, पूरा क्रम वाइज आपको उसमें देखने को मिलेगा सीक्वेंस से। ठीक, तो छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले हम भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य विषयों को बात करेंगे, है ना, जैसे इतिहास हो गया, जनजाति वगैरह हो गया, सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम गोदावरी अपवाह तंत्र को देखेंगे। अब जो अपवाह तंत्र है वो एक एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 3 वीडियो लेक्चर अभी जो आएगा बाकी जो अपवाह तंत्र के लिए, तो हो सके या एक ही वीडियो लेक्चर में सबको मैं कंप्लीट करा दूं। उसके बाद जो है हम जो मौसम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और भूमि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी चीज़ों को जो है हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में। गोदावरी अपवाह तंत्र को कंप्लीट करते हैं। तो गोदावरी अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे पहले पर आता है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, जो 50% लगभग एरिया को कवर करता है। अगर बात करें गोदावरी अपवाह तंत्र का तो जल संग्रहण क्षेत्र इसका है 28.64% और क्षेत्रफल की बात करें 39,497 वर्ग किलोमीटर। किसी किसी बुक में ये आपको 36,497 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मुख्य नदी की बात करें गोदावरी नदी है। ठीक है, इसी के माध्यम से जो है अन्य जो नदियां हैं अपना जल जाके गोदावरी नदी में गिराती है और गोदावरी नदी के माध्यम से जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, गोदावरी नदी की अगर बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी है वो इंद्रावती आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बाकी जो अन्य सहायक नदियां हैं जैसे इंद्रावती हो गया, कोटरी नदी हो गया, नारंगी, सबरी, कुड्रा, निबरा, बोडिंग, शंखनी डंगनी और तालपेरू, इसके अलावा बाघ नदी, है ना, और चिंतावांगू नदी, अन्य जो नदियां हैं उसको भी इस वीडियो में अपन जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, आपको ये लाइन दिख रहा होगा गोदावरी नदी अभी ये बना हुआ है, तो आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं सबका डायग्राम बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है दिमाग में, आपकी जो जितनी भी नदी आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए, एकदम विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, तो मेरा कोशिश है कि बहुत अच्छे से जो है आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी आपको दिख रहा होगा। गोदावरी नदी के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी की अगर बात करें तो ये त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां पास से। ठीक है, प्रवाह जिला की अगर बात करें या प्रवाह जो राज्य है महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पर ये प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। सहायक नदी है इसका इंद्रावती, सबरी और कोटरी इसकी सहायक नदियां हैं। 24 किलोमीटर बीजापुर के साथ ये सीमा रेखा बनाती है, आपको दिख रहा होगा 24 किलोमीटर के साथ। देखो ये सीमा रेखा जो बनाई है 24 किलोमीटर का सीमा रेखा है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। तो इतना बातें आप जो है गोदावरी नदी के बारे में याद रखेंगे। गोदावरी नदी की अगर लंबाई की बात करूं तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भारत के भूगोल का एक हिस्सा है तो वहां भी हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की उसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इंद्रावती नदी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवन रेखा है छत्तीसगढ़ की, दक्षिणी है ना, दक्षिण की। ठीक, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इंद्रावती नदी की अगर बात करें तो मुंगेन पर्वत, कालाहंडी, उड़ीसा से इसका जो उद्गम होता है। अगर कुल लंबाई की बात करें 308 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह 264 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। प्राचीन नाम की बात करें तो मंदाकिनी इसका प्राचीन नाम है। और विसर्जन की बात करें तो भद्रकाली के पास, देखो ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये जो जगह आपको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ये भद्रकाली के पास जो है जाके गोदावरी नदी पे मिल जाती है। प्रवाह जिला की बात करें तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जो है इसका प्रवाहित जिला है, वहां से ये प्रवाहित होती है। तटीय शहर की बात करें तो इंद्रावती नदी के किनारे जो है जगदलपुर, बारसूर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम जैसे शहर बसे हुए हैं। ठीक,
सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो कोटरी नदी, शंखनी डंकनी नदी, नारंगी, गुड्रा, निब्रा, नंदीराज, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और इंद्रावती नदी में एक जलप्रपात बना हुआ है जिसको हम चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, भारत का नियाग्रा के नाम से इसको जाना जाता है। बरसात के दिनों में 300 मीटर या फीट, इसको देख लीजिएगा, इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, 300 मीटर तक जहां तक मेरे को याद आ रहा है, तो इसको देख लीजिए फीट है कि मीटर है। ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। इसको नियाग्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि घोड़े के नाल के आकार ये जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार से दिखता है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा के नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखेंगे, बस्तर की ये जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। इतना बातें आप जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली नदी के बारे में बात करते हैं। जो अगली सहायक नदी है जो है इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी नदी। ठीक है, जिसको परलकोट के नाम से इस एरिया को जाना जाता था। ठीक है, तो कोटरी नदी के बारे में हम बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तो परलकोट का विद्रोह जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। यही आपको लिखा हुआ देखो, ये परलकोट। ठीक है, तो कोटरी नदी को याद रखेंगे, परलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता था इस एरिया को। ठीक, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। कोटरी नदी उद्गम होता है इसका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से इसका उद्गम होता है। प्राचीन नाम की अगर बात करें तो परलकोट है ना, परलकोट नदी के नाम से जाना जाता था। परलकोट क्षेत्र भी ये कहलाता था। लंबाई की अगर बात करें 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संगम की बात करें तो इंद्रावती नदी में जाकर ये मिल जाती है। प्रवाह जिला तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर में ये प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में कोटरी नदी को जाना जाता है। इतना बातें आप ध्यान में रखेंगे कोटरी नदी के बारे में। ठीक है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना होगा, है ना, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसका मैं जो ऑथेंटिक बुक होता है उससे मैं कुछ बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें होता है उसको कट करके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ, है ना। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमको जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ अभी टेलीग्राम को स्टार्ट किए ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो कम मेंबर है, तो बहुत जल्द जो है अब लोगों तक ये पहुँचेगा, तो उसमें मेंबर ऐड होते जाएंगे और आपको प्रतिदिन जो है PDF वगैरह उसी में प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगला सहायक नदी है वो है नारंगी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे नारंगी नदी। ठीक है, कोंडागांव शहर इसके किनारे बसा हुआ है। PSC 2015 का ये क्वेश्चन था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नारंगी नदी। ठीक, तो नारंगी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये माकड़ी पहाड़ कोंडागांव से ये नदी जो है निकलती है। तटीय शहर की बात करें तो कोंडागांव इसके किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे नारंगी नदी के बारे में इतना ही याद रखना है कि इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगली सहायक नदी है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो बोर्डिंग नदी जो है इसका उद्गम जो है कोंडागांव से होता है और इंद्रावती नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक, चलिए अगले सहायक नदी को देखते हैं। तो अगला जो सहायक नदी है वो है आपका गुड्रा नदी। गुड्रा नदी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो गुड्रा नदी का उद्गम जो है अबूझमाड़, नारायणपुर से इसका उद्गम होता है और विसर्जन की बात करें तो इंद्रावती नदी में जाकर ये जो है मिल जाती है। आपको बहुत क्लियर विजिबल हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप सभी जितना भी नदियाँ हैं मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश किया हूँ, तो इसको अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि नदी से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, है ना, आपके माइंड में ये मैप होना चाहिए। चलिए अगले नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो नदी है वो है आपका निब्रा नदी। निब्रा नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो निब्रा नदी का जो उद्गम होता है वो अंतागढ़ से होता है। विसर्जन जो है इंद्रावती नदी में इसका विसर्जन होता है। चलिए दोस्तों अब अगले नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगला नदी होगा सबरी नदी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी है जिस पर जल परिवहन की सेवा उपलब्ध है। 36 किलोमीटर की ये सेवा जो है जल में जो है नाव की सेवा उपलब्ध है। तो 36 किलोमीटर तक की ये सेवा हमको उपलब्ध होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो सबरी नदी है उसके जल में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक,
सबरी नदी की अगर बात करें तो ये नंदपुर पर्वत उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन की बात करें तो डायरेक्ट ये गोदावरी की सहायक है, इंद्रावती की सहायक नहीं है, याद रखेंगे, डायरेक्ट गोदावरी की सहायक नदी है भाई, ठीक है। लंबाई की बात करें 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें बस्तर और सुकमा में ये प्रवाहित होती है। सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो कांगेर और मालेगर इसकी जो है सहायक नदी है। और कांगेर की सहायक नदी एक याद रखेंगे मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी को आप याद रखेंगे, कांगेर की सहायक नदी है। और उसी मुनगा बहार नदी पर जो है तीरथकोट जलप्रपात बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलप्रपात है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वहीं पर भी मगरमच्छ को संरक्षण भी दिया जाता है प्राकृतिक रूप से, इसको भी आपको याद रखना है। जल परिवहन की सुविधा है, जैसा कि आपको बताया 36 किलोमीटर इसमें जो है जल परिवहन होता है, ठीक है। ये दक्षिण सीमा बनाती है, याद रखेंगे, दक्षिण के साथ जो है सीमा रेखा आपको बना रही, देखो ये बॉर्डर में ये बह रही है, तो सीमा रेखा ये बनाती है। चलिए अगले नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगला नदी है आपका तालपेरू नदी। तालपेरू नदी के बारे में बात करते हैं और यहीं पास आपको चिंतावांगू नदी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तालपेरू को अब याद रखेंगे, ठीक है। तालपेरू के बारे में जानते हैं। तो तालपेरू नदी का जो उद्गम है वो बीजापुर से उद्गम होता है। विसर्जन की बात करें तो गोदावरी नदी में इसका विसर्जन होता है। परियोजना इस पर संचालित होती है तालपेरू परियोजना, ठीक है। यहाँ एक परियोजना संचालित होती है तालपेरू परियोजना, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए अगले सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगले सहायक नदी है आपका कांगेर नदी और कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, आपको मैं बताया। इसी मुनगा बहार नदी पर जो है क्या बना हुआ है, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। इसी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अभी तक सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मौका मिलेगा भी तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक। और ये जो दोनों है सबरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। जो मुनगा बहार नदी है वो कांगेर की सहायक है और कांगेर नदी जो है सबरी की सहायक नदी है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी के दो नदी आपको सहायक नदी के रूप में विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक इंद्रावती को, दूसरा है सबरी को। तीसरा आपका तालपेरू दिखाई दे रहा है, ठीक है, तालपेरू को भी देखे हैं, लेकिन इंद्रावती और सबरी को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बढ़ा कर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली सहायक नदी को देखते हैं, वो है डंगनी नदी और शंखनी नदी, ठीक है। डंगनी नदी और शंखनी नदी की अगर बात करें तो इसी के संगम पर, याद रखेंगे, इसी के संगम पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, ठीक है। माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसी के संगम है माँ दंतेश्वरी का मंदिर, ठीक है, याद रखेंगे। ये शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। गरुड़ स्तंभ यहाँ लगा हुआ है, बहुत अच्छे से इसके बारे में मैंने बताया है, गरुड़ स्तंभ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा ये बातें, अगर आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो उसमें मैं पोस्ट किया था, इस यहाँ गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शंखनी नदी और डंगनी नदी को याद रखना है, ठीक है। शंखनी नदी का जो जल है ना वो लाल रंग का दिखता है, ठीक है, लाल रंग का दिखता है, ठीक है, और बहुत प्रदूषित है, ठीक है। इसको प्रदूषण के कारण ये लाल रंग है, प्रदूषण के कारण जो है ये लाल रंग है, ठीक है। तो इसको जल रक्ताब की तरह, इसका जो जल है वो रक्ताब की तरह दिखता है, ठीक है, लाल रंग की तरह दिखता है, याद रखेंगे। इसका थोड़ा सा उद्गम स्थल को भी जानते हैं। तो डंगनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो डांगरी क्षेत्र है, डांगरी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है, दंतेवाड़ा डंगनी नदी इंद्रावती में जाके मिलती है। शंखनी नदी की बात करें तो ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है ना, जैसे बैल का सींग ऐसा करके याद रख सकते हैं, तो बैलाडीला की पहाड़ी से शंखनी नदी निकलती है और ये डंगनी में जाके मिलती है और डंगनी नदी के माध्यम से जो है ये इंद्रावती नदी पर जाकर विसर्जित हो जाती है। तो ये रहा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इसके अलावा और भी नदियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट नदी है उसको मैं यहाँ कवर कर दिया हूँ, तो इतना नदियां आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है बाकी अपवाह तंत्र है उसको कल हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि अभी चैनल इनिशियल स्टेज पर है, तो आप जानते हैं कि आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, उतना यूट्यूब जो है इसको रिकमेंड करेगा लोगों तक पहुंचाने में, ठीक है। आपका लाइक से ये जो है यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, वो समझता है कि ये वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो इसको आगे दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि बस इसको शेयर करें और लाइक करें और अच्छे से आप कमेंट करें, ताकि आपको
ये जो है बार बार आपके वीडियो में जैसे आप ओपन करें यूट्यूब तो आपको दिखाई पड़े, मेरा वीडियो जब भी आए आपको दिखाई पड़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।